हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एक नई सुबह, एक नई सूरज किरणों के साथ फिर से 2 दिनों के लगते हैं कि इस बार हमें एमटीएस और हौलदार एग्जाम में केवल एक सीट मिल जाए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस और हौलदार एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सभी हमारे भाइयों का एग्जाम 30 सितंबर को ही हो जाए। काफ़ी भाइयों का 1 अक्टूबर को, तो किसी के 2 अक्टूबर को, तो किसी के 7, किसी का नवंबर के भी महीने में है। तो दोस्तों, उसी के देखते हुए आज की इस सेशन में हम लोग एमटीएस का फुल पेपर नंबर 5वां करने वाला है। बिल्कुल साथियों, जिस तरह से आपका एमटीएस पैटर्न में परीक्षा लेता है साथियों, जिस हिसाब से इंग्लिश का प्रश्न सेट करता है, मैथ का, रीजनिंग और जीके का और इंग्लिश का साथियों, आज की सेशन में पूरा पेपर हल करने वाले हैं। वो भी साथियों टोटल नंबर आप क्वेश्चन 60 प्रश्नों के साथ करेंगे। ओके, यहाँ पे आप नोट पढ़िए, पूरा पैटर्न समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम नए सुबह, एक नई सोच के साथ कि इस बार में एमटीएस में केवल एक सीट कंफर्म हो। ओके दोस्त, तो हमारा टाइमिंग क्या होती है क्लास की, जो कि सुबह 8 बजे होती है और दोपहर में 12:30 बजे साथियों और शाम को 6:30 PM पे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, तो याद रखिए दोस्तों, गोविंद सागर है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास है, उस मैदान का साथी याद रखिए पंपास नाम है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके पेपर में साथ ही पूछेगा कि किसान आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो ये मेरे भाई 1928 में हुआ था, जो कि साथियों महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें साथियों जो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसमें साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो याद रखिए दोस्तों, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो इब्राहिम लोदी था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभयारण्य साथी ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो मेरे भाई जो डोगरी भाषा है, ये मुख्य रूप से जो कि केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, वो जम्मू एवं कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो साथियों महात्मा गांधी को जो सबसे पहले राष्ट्रपति कहकर पुकारा था और संबोधित किया था, तो ये सभी को मालूम होगा, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? जिस तरह साथियों आपका एमटीएस पैटर्न होता है, जिस टाइप का या जिस टॉपिक का सवाल पूछता है ना, बिल्कुल आज की सेशन में टोटल 35 क्वेश्चन जी के लिए। यदि हम साथियों 25 क्वेश्चन करते, तो 25 क्वेश्चन से हम लोग का टॉपिक कवर नहीं होगा साथियों, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए हम दोपहर के 12:30 बजे साथियों आपको एमटीएस का जो जीके जीएस का रामबाण प्रश्न होता है ना, वो प्रोवाइड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है, इसलिए दोपहर के 12:30 बजे आप सभी लोग जरूर जुड़ा कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो क्लास बहुत ही बेहतरीन होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण में आता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह निम्न में से किसने आरंभ किया था? तो वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ जो सत्याग्रह साथी था, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आरंभ किया था, स्टार्ट किया था। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो साथी इनमें से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से कौन सी नदी ऐसी जो कि यमुना से मिलती है। तो देखिए साथी, एक तो केन है,
सोन सोन साथियों याद रखिए, सोन नदी पटना के समीप जो गंगा नदी है, पटना किस नदी मतलब किस नदी के ऊपर स्थित है, तो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। जो कि साथियों ये कहाँ से सोन नदी कहाँ मिलती है, ये आपका गंगा नदी से मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी होगा। और बेतवा चंबल ये साथियों आपका यमुना से मिलती है, जो कि साथियों आपका केवल सोन नदी नहीं मिलती है। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, सोन नदी जो कि साथियों पटना के समीप गंगा नदी है ना, उससे जाकर ये मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त आपका 11। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है। तो निजता का अधिकार साथियों जो भारतीय संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है, तो वो साथी मेरे आपका मूल अधिकार से है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था। तो सिकंदर लोदी का मकबरा साथी आपका 1517 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन 1517 में बना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई आपने देखा होगा जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उसी दिन साथियों शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि मेरे भाई ये 23 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका देखिए एग्ज़ाम केवल 30 तारीख को है साथियों, केवल उन्हीं का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आज जैसा कि साथियों आज हो चुका 27 आपका सितंबर, यानी जिनका 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा उनका आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड होने। तो याद रखिए दोस्त एसएससी जैसा कहता है साथियों बिल्कुल वैसा ही करता है कि उसने कहा था कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा एग्ज़ाम से जस्ट 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। तो सबका एग्ज़ाम जो डेट है साथियों आपका 4 दिन पहले ही डाउनलोड आए। तो जिनका भी एग्जाम 10 तारीख को होगा मान के चलिए उनका एग्जाम फिक्स है साथियों कि 6 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए साथियों, केवल अपना एडमिट कार्ड जब स्टेटस चेक किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्जाम कब है, उसके 4 दिन पहले आराम से डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे साथियों, एकदम प्रोसेस की तरह डाउनलोड करें, बिल्कुल 1 मिनट का काम है, बिल्कुल पैनिक नहीं, बिल्कुल आपको केवल इस समय पढ़ाई फोकस करना है मेरे भाई, याद रखना है और कहीं नहीं करना है। उस पर केवल फोटो आपका डॉक्यूमेंट यही सब 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप एग्जाम जाइए अच्छे से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, इसमें पैनिक बिल्कुल ना हो, केवल आप पढ़ाई कीजिए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है। तो बताइए दोस्तों, तो महाधिवक्ता होता है। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। तो ये साथियों 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो 15 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का योग है। जो साथी यांत्रिक ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा, ये साथी आपकी गतिज ऊर्जा क्या होती हैं, योग होती हैं साथी, गतिज ऊर्जा का योग होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो साथी इनमें से जो पादप हार्मोन है वो आपका साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मुकुल केशवन है साथी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 साथी। डैश एक नृत्य जो कि वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथी, क्योंकि आपके पेपर में एक तो प्रमुख वाद्य यंत्र और प्रमुख कलाकार और नृत्य, ये 3 टॉपिक्स आपके पेपर में साथियों कम से कम 4 सवाल एमटीएस बार बार पूछता है, हर साल का काम होता है साथी। तो एक नृत्य है जो कि वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन करता है, ये कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी साथी आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैलियों में से एक है, दक्षिण भारत की ये साथी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय जी हैं। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो साथियों हैलोजन तत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पेपर में सवाल यहाँ से बनने के लिए बहुत ही उतावला होते हैं। देखिए हैलोजन सबसे पहले तो जो आवर्त सारणी होती है साथियों ये 17 समूह के होते हैं। कौन से? यदि आपके पेपर में पूछा कि जो हैलोजन किस समूह के होते हैं तो 17 समूह के होते हैं। इसमें साथियों 6 तत्व होते हैं। कितने? 6 तत्व। जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक आपका आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, FClIb, एफ जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेनिन होता है। कौन सा? तो एक एस्टेनिन होता है और आपका एक कौन होता है? टेनेसिन होता है। कौन सा? तो एक टेनेसिन होता है। ये 6 होते हैं। तो हैलोजन तत्व इनमें से कौन नहीं है? देखिए हमने आपको क्या बताया दोस्तों, ध्यान से आप दिए होंगे। देखिए फ्लोरीन तो बताया है, एस्टाटीन बताया है और आयोडीन बताया, लेकिन सेलेनियम नहीं बताया, तो इसका मतलब सेलेनियम नहीं है। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्त सारणी के 17 समूह होते हैं, इसमें 6 तत्व होते हैं। हैलोजन तत्व में कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आपका आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन और आपका एक टेनेसिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता जो नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका एशियाई विकास बैंक कैसी है साथी? क्षेत्रीय विकास बैंक भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? तो साथी भारत का जो सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है, जो कि साथी गुजरात राज्य में आपका स्थित है, जो कि कच्छ में स्थित है, यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो साथी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो सर जी आर्कटिक महासागर है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करोगे दोस्तों बिल्कुल आप लोग अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर हर एक क्वेश्चन को याद करोगे और आपको काफ़ी अच्छे से याद भी हो रहे होंगे साथी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो मेरे भाई ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि पंचायत के गठन के लिए जो राज्य सरकारों को निर्देश देता है वो साथियों अनुच्छेद आपका 40 है, अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल 40 आपका भी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। अंग्रेजी द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो मेरे भाई याद रखिए फोर्ट विलियम है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद में स्तंभ के आपका शिलालेख है जो साथी उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो ये समुद्रगुप्त की है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? तो साथी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथी चक्रवर्ती राजगोपाल यानी सी राजगोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यदि आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैसे तो आप साथियों स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम बता देंगे सी राजगोपालचारी। यदि भारत के पहले वैसे गवर्नर जनरल कौन थे तो मेरे भाई ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 31। पैटर्न कैसा रहेगा आपके? एमटीएस है, सीबीटी में पेपर होगा। 25 क्वेश्चन साथी जीके का रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, जो कि मेन यही रहता है। मैथ में साथी प्लस रीजनिंग में केवल टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। जनरल वालों को केवल 12 क्वेश्चन सही करना होता है केवल 40 में से। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जीके इंग्लिश में 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। और साथी ओबीसी वालों को इन 40 क्वेश्चन में से केवल 10 क्वेश्चन सही करना होता है और SC ST वालों को केवल 8 क्वेश्चन रहता है। ओके तुक्केबाजी इसमें कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कीजिए। 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको दोनों का। 90 आपका मिनट का साथ पेपर होगा आपका। 90 मिनट में आपका 90 क्वेश्चन रहेगा।
50 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 40 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ओके, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? भाई इस बार यार एकदम लास्ट तक आप लोग तैयारी कीजिए, बस लास्ट तक एकदम जी जान लगाइएगा। अपना जो साथी ना फोकस है जो ना उसको कम मत करने दीजिए मेरे भाई, क्योंकि अभी सभी भाई का एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि एक ही दिन हो जाएगा, नवंबर तक एग्ज़ाम है साथी। जिनका भाई का नवंबर में एग्ज़ाम है वो भाई एकदम तैयारी करते रहे, आपका सिलेक्शन होगा भाई। बस इसी जोश के साथ रुकना नहीं है मेरे भाई, बैठना नहीं है, बस आपको निरंतर प्रयास करते जाना है। तो याद रखिए, तो भारत की जो संसद द्वारा दल बदल विरोध साथी कानून पारित किया गया था 1986 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या था? जो साथी प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो था, इससे सवाल पूछा जाता है, तो स्पेनिश था साथी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साथी साइट्रिक एसिड नींबू संतरा जैसे कि खट्टे चीज में होता है ना, तो उससे क्या बोलते हैं? साइट्रिक एसिड बोलते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे सर, तो लैक्टिक एसिड किस में रहता है? आप लोग बताएंगे लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो साथी इनमें से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो याद रखिएगा जल है, वाटर। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर मेरे भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सवाल पूछता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 इंग्लिश का। अब देखिए दोस्तों, जो हम इंग्लिश का प्रश्न करेंगे बिल्कुल ऐसा पैटर्न पे रहता है जिस तरह से एमटीएस सवाल पूछता है। बिल्कुल साथियों मैंने प्रयास किया वैसे ही आपको फीलिंग दे पेपर का इंग्लिश का। तो एक बार साथियों सभी लोग इसी बात पे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करेंगे। देखिए डायरेक्शन आपको 37 क्वेश्चन तक करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जिसे टेम का आपको सिनोनिम्स बताना है। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक तरह से पर्यायवाची होता है, एक तरह से भाई पर्यायवाची होता ही है, हम आपको डेली बताते चलते हैं कि सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो टेम का मतलब क्या होता है बताइए? टेम का मतलब साथी याद रखें, जैसे कि पालतू कोई होता है, पालतू जानवर होते हैं, साधारण होता है, मामूली होता है। तो टेम का क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक। टेम का मतलब याद रखिएगा एक प्रकार का मेरे भाई पालतू होता है, पालतू हो जाएगा साधारण। तो डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे डोमेस्टिक मतलब पाला, जैसे हम लोग घर पे पालते हैं डोमेस्टिक बोलते हैं, घरेलू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड दिया है तो हमेशा याद रखें डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है सीधे पाला हुआ। क्या मेरे भाई? पाला हुआ होता है, याद रखिए। अब सेवेज का मतलब एक प्रकार क्या होता है? असभ्य। जिससे असभ्य कोई होता है ना उसे क्या बोलते हैं? असभ्य, असेवेज बोलते हैं। और साइलेंट मतलब शांत हो जाएगा, और वाइल्ड मतलब जानते हैं जंगली होता है, बर्बर होता है। तो यहाँ से टेम मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका पालतू साधारण, तो हम लोग डोमेस्टिकेटेड बोल सकते हैं, पाला हुआ। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसका भी डायरेक्शन दिया था कि आपको सिनोनिम्स ही बताना है। मर्सी, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। आपने यदि साथियों WWE का फेमस मतलब आप क्या हो गया साथियों फेवरेट है तो नो मर्सी होता है ना, नो दया होती है ना, इसी तरह मर्सी मतलब क्या होता है? दया होता है। यदि यहीं पे नो मर्सी लगता है तो नहीं दया, तो मर्सी का दया यानी आपका लॉस क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरिट, सॉरी पेन। सिंपैथी हो सकता है साथी, सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी से हम लोग सहानुभूति दिखाते हैं ना, तो इस तरह से डी ऑप्शन मर्सी क्या हो जाएगा? याद रखिए सिनोनिम्स सिंपैथी होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। ये सवाल साथी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आज ये जो डाउट है काफ़ी दोस्तों का डाउट होगा कि इसमें हम लोग क्या करें, आप कैसे समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन दिया है तो इसको जो लैंग्वेज दिया है इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, याद रखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 38-9 आपको करना है यही। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट द बोल्ड फेस्ड segment in the given sentence if there is no need to substitute to it select no substitution required। इसका मतलब साथियों जो आपका बोल्ड यानी जो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट बोल्ड फेस्ड, इसका मतलब जो कि बोल्ड वाले खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए जो हमसे सबसे उपयुक्त विकल्प होगा साथी इन ऑप्शन में, यदि इसे प्रतिस्थापित करेगा तो साथियों हम लोग इसकी आवश्यकता लेंगे। यदि मान लीजिए इस जो आपका बोल्ड दिया जैसे रोल, अगर इसके मतलब विपरीत सवाल ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या चूज करेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनेंगे। देखिए ऑप्शन जैसे डी दिया ना, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चूज करेंगे। यदि इसको प्रतिस्थापित करेगा तो ही हम लोग राइट ऑप्शन लगाएंगे। जैसे देखिए द ट्रेन्स रोल अलोंग द ट्रैक, इसका मतलब साथियों कि ट्रेन कहाँ पर चल रही है?
रेल पर चली, पटरी पे रेल पर चली, तो इसमें साथी कौन सा जैसे चलती है तो आपसे रोल्स, रोल मतलब क्या होती है, जैसे ट्रेन पटरी पर रोल जो उसकी पहिया होती है कैसी आवाज़ आपको करती है, रंबल्स की तरह करती है, गड़गड़ाहट करती है, कि रैटल्स करती है मतलब कि झुंझुने की तरह करती है, कि रिपल्स की तरह करती है, रिपल्स मतलब कि आपका लहर की तरह करती है। तो कैसी करती है, तो सर ये गड़गड़ाहट की तरह करती है, रंबल्स की तरह करती है। तो इसका मतलब हमेशा याद रखिए, आपके साथ जो बड़े बोल्ड खंडों को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रस्थापित करें तो साथियों इसकी आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है, कोई प्रतिस्थापित आवश्यकता नहीं है। आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चूज करते हैं तो ट्रेन रोल अलोंग द ट्रैक रंबल्स होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 39, द थीव्स रन अवे इन अ ब्लैक कार। इसका मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, रन द थीव्स मतलब चोर काली कार से भाग गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लेड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं साथी भाग गए। क्या फ्लेड का मतलब क्या हो गया, एक तरह से भाग गए। और स्केप्ड विथ मतलब क्या हो जाएगा, बच निकला, के साथ भाग निकला। तो साथी रन अवे का मतलब क्या, भाग गया, तो हम लोग का फ्लेड हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में ऐसे जैसे हमने ग्रीन किया ना, ऐसे नहीं देगा उसको साथी, केवल ब्लैक कर देगा, याद रखिए ब्लैक करके देगा ऐसे उसे आप, इसलिए आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 से लेकर 40 क्वेश्चन तक करना है। डायरेक्शन सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज करना है मेरे भाई। वन हु इज अनेबल टू पे वन डेब्ट इसका, इसका मतलब यदि फ्रेज आएगा ना तो आपको बिल्कुल ऐसा ही आएगा, सेंटेंस दिया रहेगा, आपको इसको समझ कर उसका राइट ऑप्शन क्या निकल रहा है वो देना है मेरे भाई। जैसे वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेबिट इसका, जैसे कि आप कह सकते हैं जो अपना कर्ज चुकाने में क्या असमर्थ हो, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल क्या बोलेंगे हम लोग, बैंकरप्ट बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे, जो साथी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, वो दे नहीं सकता है। तो एक प्रकार का बैंकरप्ट का मतलब होता है साथी कि कानून में जो घोषित अपने डेबिट का भुगतान करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। बताइए मेरे भाई, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जैसे कि वस्तु को बड़ा करने वाला उपकरण कौन सा होता है, क्या टेलीस्कोप, बिल्कुल नहीं। पेरिस्कोप, बिल्कुल नहीं। आपका माइक्रोस्कोप बोला जाता है, याद रखिए दोस्तों माइक्रोस्कोप होता है जो कि वस्तु को बड़ा करने वाला उपकरण होता है, उससे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से लेकर 2 तक आपको करना है, जैसे डायरेक्शन दिया है 41 से 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है मेरे, मुहावरा होता है, ध्यान देंगे। अंडर द थंब अप, इसका मतलब अंगूठे के नीचे, जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी के नियंत्रण या प्रभाव में रहना, कोई आपको नियंत्रण में रखे, कोई किसी के नियंत्रण में रहता है ना, जो बोलता है वही करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंडर थंब। जैसे ये तो अंगूठा के नीचे है, तो ये मुहावरा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या, बियॉन्ड कंट्रोल द अंडर द नोज, आपकी एक्टिव की अंडर कंट्रोल ऑफ। बताइए अंडर कंट्रोल ऑफ हो जाएगा ना। यदि साथियों एमटीएस में आपके पेपर तो ये कन्फर्म है कि ईडीएम 2 क्वेश्चन देगा, तो देखिएगा यार एकदम अच्छे से पहले ना क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो ऑप्शन भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए आपको वैसे तो आएगा ही आपको सब क्वेश्चन, एक बार बाई चांस नहीं आ रहेगा तो साथ ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना, अपने आप वो इनसे निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक दिया रहता है। थोड़ा सा भी उसमें एक एक वर्ड भी आ जाएगा ना आपको भाई, आप ऑप्शन पढ़ेंगे पक्का 100% आपको मैं कहता हूँ आपको आ जाएगा एक बार, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, Acquiring a job is a cakewalk for a student who had a good academic performance coupled with good attitude। इसका मतलब मेरे भाई, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे छात्र जो साथियों छात्रों के लिए जो नौकरी पाना आसान काम होता है, जिनका शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा होता है, उन पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं, और साथियों उनका साथ साथ में उनका जो अच्छी दृष्टि होती है ना भी उनकी भी अच्छी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको नौकरी पाने बहुत ही आसान होता है। एक्वायर अ जॉब इज केक वेक फॉर स्टूडेंट हु हैड गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ अ गुड एटीट्यूड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, अ डिफिकल्ट अचीवमेंट हो जाएगा, या आपका डिफिकल्ट अचीवमेंट होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। अ वॉक मेड विथ केक्स, बिल्कुल एन ईजी अचीवमेंट होगा ना मेरे भाई, एन ईजी अचीवमेंट होगा ना, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 से लेके 46 का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओनली व्हेन फेल्ड द आर्म रिजॉर्टेड टू फोर्स, इसका मतलब दोस्त राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त, जैसे कि आप कह सकते हैं ओनली व्हेन
फेल्ड द आर्मी रिजॉर्टेड टू फोर्स। इसका असफल होने पर ही सेना को बल प्रयोग करना पड़ता है ना भाई। जब साथी सेना मतलब असफल होती है तभी तो बल प्रयोग करती है ना कहीं, तो क्या एफर्ट करती है, एफर्ट प्रयास करती है, अरेस्ट कर लेती है कि आपका परसुएसन करती है। परसुएसन का मतलब होता है साथियों आपका समझना बुझाना। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई इस तरह का 43 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मैनिपुलेशन का मतलब जिससे कि आपका चालाकी हेर फेर करना। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44। गॉड इज, गॉड क्या है मेरे भाई, भगवान क्या है, तो जानते हैं भगवान से एक प्रकार का ईश्वर है, परमात्मा, परमेश्वर, देव, प्रभु, देवता और क्या अल्लाह बोल सकते हैं, रब बोल सकते हैं, खुदा। तो इमिनेंट, बिल्कुल इमिनेंट साथी माने क्या होता है, एक प्रकार का निरंतर होता है। भाई साहब ये सोचने वाली बात है कि गॉड इज क्या है, इमिनेंट है, निरंतर है, लगातार है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। और मोर्टल का मतलब क्या होता है साथी, आपका एक प्रकार का घातक होता है, नश्वर होता है। तो 44 का ए ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। ही कुड एक्सल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर कंटिन्यूइंग की फंक्शनिंग की लर्निंग की टॉयलिंग। ये आप सवाल ध्यान से, ही कुड एक्सल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर, लगातार कि अपने कार्यशैली की सीखने से, कि टॉयलिंग। आपके पेपर में से ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन रहेंगे भाई ने कि आपको चकमा दे सकते हैं। आपने सोचा ही नहीं होगा कि इसमें टॉयलिंग भी हो सकता है। टॉयलिंग मतलब मेहनत होता है, कड़ी मेहनत करने के बाद ही साथियों क्या वह अपनी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सका। यदि आप भी साथियों काफ़ी दिनों से मेहनत करें, काफ़ी आप लगन से तैयारी करें, तभी तो आप क्या होंगे साथियों, एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे, आपको एक सीट कन्फर्म मिलेगी। तो उसके लगातार तो नहीं होगा साथी, फंक्शनिंग से नहीं होगा, लर्निंग सीखने से होता है, लेकिन यहाँ पर टॉयलिंग मेहनत ये जरूरी है प्रश्न के हिसाब से, इसका भाव के अनुसार ध्यान देंगे साथी आप। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46। दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट मंथ इन विथ अनदर कंपनी। तो साथियों वे ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट जिस मंथ में, वो मंथ में मतलब कि इवेंट किए थे किसके लिए, विथ दूसरे कंपनी के साथ। किसके लिए करते हैं, क्या कंपटीशन के लिए करते हैं कि कोलाबोरेशन के लिए करते हैं भाई बताइए। कोई भी आप देखेंगे तो कोलाबोरेशन करने के लिए कि अब मेरी कंपनी थोड़ा सा ग्रो है, जो काफ़ी अच्छी कंपनी होती है, छोटी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कोलाबोरेट करती है ना, कोलैबोरेट करते हैं कि हम लोग का थोड़ा भी कंपनी में ध्यान दे और हमारे यहाँ भी कुछ अच्छा मतलब कि विकास हो। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट मंथ इन ए कोलैबोरेशन विथ अनदर कंपनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से आएगा साथ, याद रखिएगा। इट इज़ टाइम वी डिज़ाइन इंटेलिजेंट क्वेश्चन पेपर दैट रिस्पेक्ट कंपिटेंस रेदर देन जस्ट मेमोरी। इसका मतलब मेरे भाई याद रखिए, जैसे कि अब समय आ गया है कि हमें बुद्धिमान प्रश्न मतलब पत्र जो डिजाइन करे, जो केवल क्या करे सकते स्मृति के बजाय योग्यता का सलाह करे। अब डिजाइन करने का समय है मेरे भाई, क्या तो इसमें रॉन्ग क्या है मेरे भाई, इट इज़ टाइम वी डिजाइन। अब साथियों क्या है क्या एक प्रकार का अब डिजाइन करने का समय है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, इट इज़ डिजाइन होगा। तो क्या इट इज़ टाइम वी डिजाइन होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 से 49 हम लोग को क्या करना है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है मेरे भाई, विलोम शब्द होता है। क्रुकड, क्रुकड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का साथी आपका टेढ़ा होता है। क्या होता है साथी, टेढ़ा होता है। क्रूड का मतलब टेढ़ा होता है। अब टेढ़ा मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं, कुटिल भी बोल सकते हैं आप मेरे भाई। तो ट्विस्टेड का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं घुमाया हुआ, आपका मुड़ा हुआ, या आपका डेविस, डेविस का मतलब चालाक होता है। बेंडेड, बेंडेड मुड़ा हुआ बोल सकते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रूकड। क्रूड का मतलब क्या होता है हमें बताया टेढ़ा, लेकिन स्ट्रेट मतलब सीधा हो जाएगा। एंटोनिम बताना है काफ़ी भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि पता होगा उनको बिन ध्यान देखिए, या ट्विस्टेड मार देते हैं, डेविएस या बेंडेड मार देते हैं। एंटोनिम भाई इसके जस्ट अपोजिट बताना होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49। फिलैंथ्रोपिक। तो साथियों फिलैंथ्रोपिक का मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई परोपकारी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बताइए सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा साथी, सेल्फ सेंटर होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन, जैसे कि खुदगर्जी कोई होता है ना तो सेल्फ सेंटर होता है ना, तो फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ सेंटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्ट्रेटजी की स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, कोई बता सकता है, बिल्कुल ESTRATEGY
TEGY स्ट्रेटेजी अपने बनाते हैं ना, तो देखिए सी ऑप्शन दे रखा है। इसका ध्यान देखिए, दो क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से आएगा, या तो ये आएगा, या तो सिर्फ मिस स्पेल्ड आएगा, या तो इनकरेक्टली स्पेलिंग आएगा। ये 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म 110% है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन है? कॉरस्पॉन्डेंट, कमांडेंट की, सुपरिटेंडेंट की, अटेंडेंट। करेक्टली स्पेल्डिंग वर्ड है, तो साथी कॉरस्पॉन्डेंट रॉन्ग, कमांडेंट ये होता है, सुपरिटेंडेंट होता है मेरे भाई, सुपरिटेंडेंट होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट। जैसे कि कोई मतलब कि आप बोल सकते हैं कोई आपका साथी, जैसे कोई हॉल है या कोई स्कूल में आपका साथी हो, जैसे स्टूडेंट रहते हैं ना स्कूलों में, तो उसको जो सुपरिटेंडेंट करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट वो होते हैं जो आर्मी उर्मी में रिटायर होकर वो कहीं साथी हॉस्टल में किसी का मतलब देखभाल करते हैं उस हॉस्टल में रहकर, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो साथ ही इस तरह से आपका 51 क्वेश्चन हमने जीके इंग्लिश के। अब देखिए दोस्तों, आपका मैथ का क्लास होगी, रीजनिंग का एकदम ध्यान से साथियों मैथ रीजनिंग क्लास करेंगे एकदम अच्छे से रिलैक्स होकर मैथ, क्योंकि दोस्तों क्वालिफाइंग करना, और मैथ के क्वेश्चन हम वही प्रोवाइड करें दोस्तों जो कि आपके बिल्कुल वही पैटर्न पे सॉल्व आने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 अच्छे से देखिए ध्यान से। मिलते हैं हम लोग दोपहर के 12:30 बजे, लाइव जुड़ना ना। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि बी ए से 10% अधिक है और बी ए से 10% अधिक है और सी ए से 20% कम है। तो बताइए बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सबकी तुलना किससे की गई है? बी की तुलना भी ए से की गई है और सी की भी तुलना किससे की गई है? ए से। तो ठीक, तो इस केस में हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा ये ए है उसका वैल्यू कितना है? 100। देखिए हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 मानने से क्या होता है? प्रतिशत को जोड़ने और घटाने में आसानी होती है। ठीक है, आप 10 भी मान सकते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं, पर जैसे आप 10 या 1 मानेंगे तो वहाँ पे प्रतिशत में जो वैल्यू होती है उसको जोड़ने या घटाने में फ्रैक्शन में आने लगता है। इस वजह से सीधे सीधे हम लोग ए को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ए की वैल्यू 100 होगी तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि बी ए से 10% अधिक है। बी ए से 10% अधिक है, यानी ये जो बी की वैल्यू होगी वो ए से 10% अधिक है, यानी कि 100, ए की वैल्यू 100 है और 100 का 10% कितना होगा? 10, यानी ए की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 110। ठीक है, यही कह रहा है ना, बी की वैल्यू ए से 10% अधिक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये जो सी है इसकी वैल्यू ए से 20% कम है। ए से कितना कम है? 20%, यानी कि ए की वैल्यू अगर 100 है तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होता है, और सी का वैल्यू ए से 20% कम है, यानी जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 100 - 20 यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, किसकी किसकी? ए की 100 है, बी की 110 है और सी की 80 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो निकाल लीजिए। तो देखिए कितना अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? 30 अधिक है। प्रतिशत में निकालना है तो बी से निकालना है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो बी का वैल्यू निकाल लीजिए, 30 अधिक है, बी की वैल्यू 30 अधिक है कितने पे? 80 पे इंटू 100 करके देख लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 3/8 है, 3/8 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है? 37.5% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है। मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, तो बताइए कि लाभ कितना होगा। ठीक, तो इस केस में भी हम लोग मान लेंगे कि जो मेज का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारा? 100 है। अगर हम मेज का क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो देखिए जो उसका अंकित मूल्य या मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 130%। अब 100 का 130% करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमें क्रय मूल्य पता चल गया और हमें अंकित मूल्य भी पता चल गया। अब हमको निकालना है कि मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जा रही है,
यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, इसी का 20% इस पे छूट दिया जा रहा है। अगर किसी चीज़ पे 20% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब ये होगा तो 100% होगा। अगर इसमें हम लोग 20% की छूट देंगे तो कितना बचेगा, वो 80 की वैल्यू बचेगा। डिवाइड बाई प्रतिशत में है तो डिवाइड बाई 100। तो देखिए काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हुआ। अब 13 का 8 में गुणा कर लीजिए तो 104। यानी देखिए कॉस्ट प्राइस उसका 100 है और सेलिंग प्राइस 104 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। किसके बराबर है, प्रतिशत लाभ के बराबर। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी आया हुआ उत्तर कितना हमारा 4%। यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 54 कि 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल के इकाई स्थापित आने पर मतलब इकाई का अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए अब इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बस बाकी कितना भी नंबर बढ़ा दिया हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं देखिए 2 और 5 मिल रहे हैं क्या, कहीं पे भी 2 या 5 मिल रहे हैं क्या। अगर 2 5 हमको मिल गया तो तुरंत उसका उत्तर कितना हो जाता है, 5 गुणे 2 जीरो आया। अब जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, जाहिर सी बात है गुणनफल के स्थान पे जीरो ही आएगा। तो ठीक, तो देखिए हमें 3,995 5 दिख रहा है। ठीक है, अब 5 दिख रहा है, अब 5 के साथ अगर कोई सा भी सम संख्या दिख जाए तो तुरंत उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या है पर यहाँ पे सम संख्या है, यानी 5 और 8 सम संख्या मिल गया। यानी कि अब और किसी भी देखिए 5 में किसी भी आप सम संख्या से गुणा करेंगे, 2 हो 4 हो 8 हो, किसी से भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आने वाला है। और 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाए तो वह प्रत्येक मामले में शेष 11 छोड़ती है। ठीक, तो ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे 15, 16, 18 और 20 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 15, 16, 18 और 20 का क्या कर लीजिए आप, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे करके निकाल लीजिए फटाक से। तो देखिए 2 से जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 8 बार में, इसमें जाएगा 9 बार में, इसमें जाएगा 10 बार में। ठीक है, फिर से एक बार करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 15, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 9, 5। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेने का एक आसान सा तरीका होता है कि इसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि जो कम से कम 2 वैल्यू को क्या करे, एक बार में कट करे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम दोबारा 2 लेंगे तो बस 4 कटेगा, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। चलिए अब 3 से करते हैं। 3 से लेंगे तो ये देखिए 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में जाएगा, ये हमारा 3 बार में और ये हमारा 5 बार में। ठीक, देखिए फिर एक बार हम लोग क्या करते हैं, 5 से जाते हैं लेकर, तो 1 बार में, 4 बार में, 3 बार में और ये 1। ठीक, अब देखिए अब ऐसा करते हैं, बस एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या इधर होती है उनका गुणा, साथ में ये दोनों अगर एक दूसरे का नहीं कट कर रही है तो इनका गुणा कर देते हैं। तो कर दीजिए, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 और गुणे 4 करेंगे तो 60 गुणे 4 करेंगे 240, और 240 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा 720 होगा। ठीक, यानी कि 720 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम एक साथ जब इन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा शेष। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा इस केस में, 0 आएगा। बट हमें 11 चाहिए, अगर 11 रिमाइंडर चाहिए तो इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 11 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 11 जोड़ेंगे तो 731। अब 731 ही वह संख्या होगी जिसमें आप इन किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर 11 मिलेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है
यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बना सकते हैं तो 10 महिलाएं ऐसी ही 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बना देंगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, M1D1H1 डिवाइड बाई W1R1 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है M2D2H2 डिवाइड बाई W2 इंटू R2। देखिए ये M1D1, M1 क्या है, पहले केस में आदमी या औरत की संख्या, ये D1 क्या है, पहले केस में दिनों की संख्या, H1 क्या है, पहले केस में घंटों की संख्या, W1 क्या है, पहले केस में कितना काम है, और ये R1 क्या है कि कितना पैसे में ये काम हो रहा है, तो R1 पैसे की वैल्यू है। ठीक इसी तरह M2 क्या है, दूसरे केस में आदमी या औरत की संख्या, D2 क्या है, दूसरे केस में दिनों की संख्या, H2 है दूसरे केस में घंटों की संख्या, W2 है दूसरे केस में काम कितना काम है, और R2 है दूसरे केस में कितना पैसा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना पैसे का जिक्र है ना घंटे का, तो इन दोनों को खत्म करते हैं। हमारा फॉर्मूला बचेगा कौन सा वाला, बस कितना बचेगा, M1D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा M2D2 डिवाइड बाई W2। देखिए पहले केस में कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं, तो 20 दिनों की संख्या कितनी है, 10 दिन है, तो दिन हम 10 दिन लगा लेते हैं, डिवाइड बाई कितना काम हो रहा है, 100 मीटर लंबी सड़क, तो 100 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, इज इक्वल टू M2 दूसरे केस में कितने महिलाएं हैं, तो 10 महिलाएं हैं, दिन हमसे पूछा है तो D2 को D2 ही रहने देते हैं, और हमसे पूछा है कितना, 50 मीटर लंबी सड़क, तो W2 हमारा 50 हो जाएगा। काट दीजिए, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 50 से काटेंगे तो ये 50 दूना 100 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में, यानी जो हमारा D2 आया वो कितना आया, हमारा D2 आया हमारा 10 दिन में। ठीक है, बस सिंपल सा M1D1 सब पे था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि A रेशियो B इक्वल टू 3:4, C रेशियो B इक्वल टू 5:4, C रेशियो D इक्वल टू 10:9, तो ABCD का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखिए ABCD का अनुपात वही होगा, जो ABCD में भी सबका अनुपात वही होगा जो A जैसे दिया है। तो ठीक, तो इसको निकालने के लिए ऑप्शन से जाइए, तो देखिए A रेशियो B का अनुपात कितना है, 3:4 का। ऑप्शन में देखिए कि A B में किसमें 3:4 का अनुपात बन रहा है, तो पहले वाले में देखिए 3:4 का बन रहा है, नहीं, ये 4 और ये 3 बन जाएगा, तो पहला गलत, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाले में 6:8, 6:8 यानी 3:8, तो ऑप्शन सी सही होगा या तो डी सही होगा। तो चलिए पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए देखते हैं, सी और डी में 10:9 का बनना चाहिए, सी और डी में कितना बनना चाहिए, 10:9 का। देखिए इसमें कितना बन रहा है, 9 और 20 का बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत, ऑप्शन ए कहीं बचा, ऑप्शन सी यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भी शॉर्ट मेथड से आप लोग कर सकते हैं, पर अगर लॉन्ग मेथड से जाना चाहते हैं तो पहले ही लिख लीजिए ए बी सी और ये साथ में डी। तो देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 3 और 4 का। देखिए दूसरे केस में सी रेशियो बी दिया है 5:4, यानी जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब सी रेशियो डी देखिए 10:9 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब हमको ए बी सी डी सबका अगर रेशियो निकालना है तो देखिए जिसके बाद जो खाली जगह बचा है बस उसी को रखते जाइए, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ए के नीचे 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा आपका, इधर आपका 10 खाली 10 का है तो 10 और 10 सबका गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 3 × 4 × 10 रेशियो 4 × 4 × 10 रेशियो 4 × 5 × 10 रेशियो 4 × 5 × 9। देखिए 4 सब में है तो 4 से काट दीजिए, 4 से ये कटा, 4 से ये कटा, 4 इधर कटा, 4 इधर भी कटा। देखिए कितना आया आपका 30 रेशियो 10 चौका करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, रेशियो ये करेंगे तो 10 × 50 हो जाएगा, रेशियो
50/5 9 45, 5 से सब में भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 8 40 और ये आपका 50 है तो 10 बार में जाएगा और ये 9 बार में। देखिए 6 8 10 9 ऐसे भी आया। तो ये वाला लॉन्ग मेथड था और ऐसे वाला जो शॉर्ट मेथड बताए थे कि आप देख लीजिए, अगर जहाँ रेशियो मिल रहा है बस वहीं उत्तर टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की माता है तो आर से पी का क्या संबंध है। तो ठीक कैसे करिए, पी क्या है, क्यू का पति है, यानी पी क्या है, क्यू का पति है। तो देखिए अगर समान रिश्ता है तो उसको एक लाइन में लिखते हैं। अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो उस संख्या को ऊपर लिखिए, अगर एक पीढ़ी नीचे है तो उसको नीचे लिखते हैं। साथ में महिला पे कोशिश करिए माइनस का साइन लगाने का और पुरुष पे प्लस का साइन। इससे क्या होता है कि पी वाला हम लोग पुरुष वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ऐसे हमें समझने में आसानी होती है। अगर आपको लेना है तो आप महिला को भी प्लस ले लीजिए, पुरुष को भी माइनस लीजिए, पर सिंबल वहीं रखिए। ठीक है, देखिए दिया क्या है हमें कि पी जो है वो क्या है, क्यू का पति है। पी क्यू का पति यानी पी क्या होगा, जाहिर सी बात है वो पुरुष होगा तो उसमें हम प्लस का निशान मान के चल रहे, और क्यू महिला है तो उस पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक, उसके बाद आगे है आर एस और क्यू की माता है। जो आर है माता यानी एक जनरेशन ऊपर या एक पीढ़ी ऊपर, तो एक पीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। आर है क्या है, यस और क्यू की माता है, यानी यस भी क्या होगा, या तो क्यू का भाई होगा या बहन, हमें नहीं पता तो इसको हम छोड़ देंगे। पर क्यू की माता आर है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है माइनस। ठीक, तो हमसे पूछा है कि आर से पी का क्या संबंध है। आर जो है वो पी की क्या लगी, जाहिर सी बात है पत्नी की माता क्या लगती है, सास लगती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका देखिए रीजनिंग का है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। कैसे है कि 4 का संबंध 20 से है, 9 का संबंध 90 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। ठीक, तो देखिए कैसे किया गया है यहाँ पे। तो देखिए 4 का अगर 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5। 9 को देखिए 10 में भाग, 9 का 90 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो देखिए क्या है, 4 का गुणा 5 में करने पे कितना बन रहा है 20, 9 का गुणा 10 में करने पर 90 बन रहा है, यानी एक संख्या अधिक से क्या कर दिया, गुणा करके सामने लिख दिया है। तो आप भी क्या करिए 8 का गुणा 9 में करिए तो 8 9 72, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो ऐसे कर लीजिए, इसका एक और देखिए ट्रिक है कैसे कि 4 का स्क्वायर करके उसमें वही संख्या जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 + 4 20, पहला वाला सेटिस्फाई हुआ। दूसरे केस में देखिए आप 9 का स्क्वायर करिए तो 81 + 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारा 90, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई। सेम तीसरे वाले में लगा लीजिए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और +8 करेंगे तो 72, सेम चीज़ आएगा फिर भी, तो दोनों से एक ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में लेकिन विपरीत होती हैं। सॉरी यहाँ पे एक दिन रहना चाहिए, एक मिसिंग है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में लेकिन विपरीत होती हैं। तो देखिए इसका उत्तर आता है 22। इसका उत्तर कितना होता है 22 आता है। ठीक, तो देखिए उत्तर तो आप 22 याद कर लेंगे, पर होता कैसे है तो इसके लिए थोड़ा सा एक घड़ी बनाते हैं छोटा सा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होगा। तो देखिए घड़ी को विपरीत होने का क्या मतलब है, जैसे पहले यहाँ पर मान लीजिए 12 है, 1 है, 2 है, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, यहाँ पे सामने 6, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा और ये 12 बज गया। ठीक, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। आप समझिए, देखिए ये होता है हमारा घड़ी का सुई या आवर हैंड इसको कहिए। एक होता है मिनट का सुई, या समझ लीजिए इसको मिनट हैंड कहिए। ठीक है, तो मिनट वाली सुई थोड़ी सी बड़ी होती है और घंटे वाली सुई थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक, तो विपरीत कब होंगे तो देखिए 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में, जैसे पहले 12 बजेगा, जब भी 12 बजेगा तो क्या होगा, दोनों कोइंसाइड किए रहेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे 12 से 1 बजना होगा तो जैसे ही करीब करीब सुई यहाँ पे आती है तो एक बार सीधी होती है। तो 12 से 1 के बीच में एक बार सीधी हुई। ठीक है, 12 से 1 के बीच में एक बार। फिर सेम काम 2 से 3 के बीच में भी एक बार क्या होगा आपका, 1 से 2 के बीच में भी क्या होगा, इसी तरह एक बार सीधी होगी। ठीक है, फिर देखिए 2 से 3 के बीच में भी एक बार सीधी होगी। ठीक है, फिर देखिए
3 से 4 के बीच में भी एक बार सीधी होगी, ठीक। फिर 4 से 5 के बीच में भी एक बार सीधी होगी, ठीक है। 4 से 5 के भी बीच में एक बार सीधी होगी, ठीक है। देखिए जैसे ही बार 5 से 6 के बीच में सीधा होना होता है, कितनी बार? 5 से 6 के बीच में सीधा होने का मतलब होता है कि सीधे टाइम कितना हो गया? 6 बजे। जैसे ही 5 बजे के बाद 6 बजने वाला होता है तो 5 से 6 के बीच में सीधे यहाँ पे सीधा होता है। जैसे ही 6 बजता है तब सीधा होता है, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ गया, ठीक। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 से 5 के बीच में था, बट 5 से 6 के बीच में नहीं हुआ, सीधे कहाँ पे जाके हुआ? 6 बजे ही सीधा हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिर 6 से 7 के बीच में, जैसे ही 6 से 7 बजने वाला होता है तो 6 से 7 के बीच में एक बार सीधा नहीं होता है। वो कब होता है? करीब करीब 7, जैसे 6 बजे के बाद 6 से ऐसे घूमते घूमते सूर्य 7 बजेगा तो एक बार भी सीधा नहीं होगा। कब सीधा होगा? जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कौन सी सुई है? आपकी घंटे की सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। तो 6 बजे तो एकदम सीधा सीधा हुआ, ठीक है। बट 6 से 7 के बीच में देखिए घंटे मिनट वाली सुई तो ये पूरा कवर करेगी यहाँ पे, बट घंटे वाला सुई यहीं तक आएगा। घंटे वाला सुई सिर्फ यहीं तक आता है, तो सीधा तो नहीं हो पाता है। तब सीधा कब होगा? जब 7 से 8 के बीच का टाइम आएगा तब जाके यहाँ पे एक बार सीधा होगा, ठीक है। कब होगा? 7 से 8 के बीच में एक बार सीधा होगा, ठीक। फिर इसी तरह 8 से 9 के बीच में भी एक बार, फिर 9 से 10 के बीच में भी एक बार, और 10 से 11 के बीच में भी एक बार, ठीक। जैसे ही बट देखिए फिर 11 से 12 बजने के बीच में भी एक बार सीधा हो जाता है, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए कितनी बार सीधा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार। तो 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार सीधा होगा? 11 गुणे 2 22 बार। तो इस तरह से आता है 22 बार, ठीक है। समझ में आया सबको कि नहीं? कब? देखिए 5 से 6 के बीच में सीधा होता है, बट 6 से 7 के बीच में सुई सभी विपरीत दिशा में सीधी नहीं होती, तो यहाँ पे एक कमी हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से 24 ना आके कितना आता है? 24 घंटे में सिर्फ 22 बार, ठीक है। हाँ, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो पढ़ते रहिए, और आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस समय समय पर आती रहती हैं। बाकी धन्यवाद।